नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत तमाम दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके हाथों में मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्राम विकास के सपने को साकार करने की महती जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री दिलीप जायसवाल जी, कुटीर एवं ग्राम उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और इनके पास हमारे असली मध्य प्रदेश, असली देश जो भारत है, ग्रामीण परिदृश्य में जो बसता है, उसको संवारने का बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। बहुत स्वागत करता हूं मंत्री जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मंत्री जी देखिए, जो मैंने जैसे आपकी भूमिका में कहा कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, और ग्राम जो है वो गांव हमारी आत्मा है देश की। खुद पीएम मोदी ने कहा है कि हमें एक बार फिर से अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ रही है शुरू से। अब उसे और मजबूत करने के लिए सरकार और आपका विभाग क्या क्या खास योजनाएं लेकर चल रहा है? कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैं, कुछ हाइलाइट्स हमें बताएं। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा, मेरा विभाग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का सबसे प्रिय विभाग है। कुटीर एवं ग्राम उद्योग में मेरे पास 3-4 घटक है। एक इसमें खादी है, दूसरा इसमें हथकरघा है, तीसरा इसमें रेशम है और चौथा इसमें माटी कला हस्तकला है। और ये चारों ही विभाग जो है, इसमें सबसे निचले तबके के लोग काम करने वाले लोग होते हैं। जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो इसमें कारीगर होते हैं, वो बिल्कुल निचले स्तर के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं और उसका उपयोग बड़े लोग करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम बजट से इस विभाग को ना देखें। बजट तो मेरे विभाग का मात्र 152 करोड़ रुपया है, वो पूरा का पूरा स्थापना व्यय में खर्च होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसमें काम बहुत ही अच्छा हो रहा है इस विभाग में। जैसा कि खादी है हमारा, तो खादी के अंतर्गत आज की तारीख में खादी का डिमांड जगह जगह पर खूब बढ़ा है और हम भी खूब लगातार इसका उत्पादन बढ़ाने की भी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि जिससे कि जहां से जो डिमांड आए हम दे सके। और उसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमने तय किया कि पूरे विधानसभा में 230 विधानसभा में चरखे और लूम भी लगवाएंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हमने उज्जैन जिला और अनूपपुर जिला के 10 विधानसभाओं को तय किया है कि इसमें हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लूम और चरखे लगा रहे हैं। इसी प्रकार से शहद का भी उत्पादन हमारे यहाँ होता है और शहद के उत्पादन के लिए अभी हमने लगभग अपने सभी मंत्रियों के यहाँ भी हमने शहद को उत्पादन के टीपे रखवाए हैं कि जिससे कि सब मंत्री भी जाने कि बहुत इजी है, बहुत सहजता से शहद का उत्पादन हो सकता है। ये भी कर रहे हैं अभी हम। अभी मैं ग्वालियर भी गया था जी, कुछ कुछ दिन पहले ही। अपना वहां पर कंबल का केंद्र है, वह हमारा वहां पर सरसों का जो तेल है, जिसको अपन बोलते हैं कच्चे घानी का तेल, वास्तविक रूप से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, प्रदेश को, सबको बताना चाहूंगा कि वास्तविक रूप से कच्चे घाने का अगर सही तेल देखना है तो हमारे प्रोजेक्ट में कभी भी आके देख सकते हैं आप, उत्पादन केंद्र ग्वालियर में। मतलब लकड़ी की पूरी ओखली और लकड़ी का मूसल, उससे हम खाली मोटर से लकड़ी के मूसल को घुमा करके और प्योरली सरसों का तेल निकालते हैं। मैं जब पहुंचा वहां पर तो 5 मिनट रुकना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका झाग इतना तेज आ रहा था कि आंख से आंसू आने लगे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा विभाग बहुत ही बढ़िया खादी का काम ये कर रहा है। इसी प्रकार से हम हथकरघा में भी अगर देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे काम होते हैं हमारे। और रेशम तो है ही हमारा, कि रेशम में जरूर कुछ अभी बीच में किसी कारण से उत्पादन में गिरावट आई थी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी पुरानी स्थिति थी उस स्थिति में हम 2-3 साल के अंदर में आ जाएंगे। अभी हमने भारत सरकार की समग्र 2 रेशम समग्र 2 के अंतर्गत हमने कैबिनेट से भी मंजूर करा लिया है और उसमें हम अब अपने ही जमीन पे हम खाली नहीं उत्पादन करेंगे। हमारे पास तो लगभग 3000 एकड़ जमीन विभाग के पास है रेशम उत्पादन का।
और जिसमें सभी 1.5 से 2,000 एकड़ में 1,500 के में हो रहा उत्पादन। बाकी कुछ जमीनों की क्वालिटी उसके कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको भी हम प्रयास करके उसकी जांच, उसकी मिट्टी का टेस्ट वेस्ट करा के कि वहां पर क्या हो सकता है उसको भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा बताएंगे, आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों की जिंदगी को, उनकी आर्थिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, सीधे तौर पर छूता है। आपने सही कहा कि उसे बजट से हम नहीं आंक सकते, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण परिवेश से बहुत सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वहां पर छोटे उद्यमों के लिए अनुदान, लोन की भी बहुत सारी योजनाएं, वो केंद्र की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हो, कुछ जिला स्तर पर भी योजनाएं चलती हैं। ऐसी कुछ अच्छी योजनाओं के बारे में आप बताइए जो लोगों को इस वक्त बहुत अच्छा उनको प्रतिफल मिल रहा है जिन योजनाओं से। मैं बताना चाहूंगा आपको जी। पीएम विश्वकर्मा योजना जी, उस योजना के अंतर्गत हमने पंजीयन और ट्रेनिंग का काम कराया और आज मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान में है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कि हमने लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग दिया। लोगों में बड़ा उत्साह, लोग उसके कारण क्या अपने स्वावलंबी बने हैं अपने पैरों। उसके भारत सरकार के द्वारा उसमें 15,000 का किट भी उनको, जो जिस विधा का ट्रेनिंग लिया उसको किट भी प्रदान हुआ और उसके कारण वो अपने पैरों में खुद भी खड़ा हुआ। ये मैं कह सकता हूँ, ये हमारी बड़ी एक उपलब्धि रही भारत सरकार माननीय मोदी जी के योजना के आधार पर। और हमने आपको जैसे बताया कि रेशम समग्र 2 के अंतर्गत इसमें एक बड़ा बूम आएगा। आप देखेंगे इस समय, अभी हमने चूंकि पिछले कैबिनेट में इस बार पास करवाया है, क्योंकि एक किसान को 1 एकड़ के पीछे हम 5 लाख रुपए अनुदान देंगे 3 साल के अंदर, और वो सहतूत की खेती करेगा और उसके बाद फिर उस सहतूत के से ही अपना मलबरी का रेशम पैदा करेगा, उसी रेशम हम लेंगे और रेशम लेकर के हम इसको मार्केट में भेजेंगे। इससे हम वस्त्र, धागा ही बनाएंगे, वस्त्र ही बनाएंगे। और आज कह सकता हूं मैं कि हमारा रेशम जो है वो सबसे बेहतर क्वालिटी का रेशम है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख रहे हैं मंत्री जी, आपके मंत्री बनने के बाद विभागीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए और उन्हें अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी बहुत नई कोशिशें हो रही हैं, बहुत नवाचार हो रहे हैं उस दिशा में, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन लोग चीजें खरीद रहे हैं, घर पहुंच जाती है, होम डिलीवरी होती है। तो आपने बहुत सारे नवाचार किए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप कि हमारे गांव के लोगों को एक अच्छा मार्केट उपलब्ध हो, उस बारे में थोड़ा बताएं। अभी मैंने इसके लिए देखिए, जैसे बताया 3-4 घटक है, मैंने सारे घटक के लिए बोला है कि आप लोग एक वेबसाइट बनाए आप। तो खादी का वेबसाइट बन गया है, इसी प्रकार से हथकरघा का भी, रेशम का भी हमारा वेबसाइट बनने जा रहा है। और ये वेबसाइट बन जाएंगे तो हमारा उत्पादन, ये सब स्टॉक, ये सब चीज आएगा। फिर एक हम मार्केटिंग वेबसाइट बनाएंगे और उसको अमेजोन से है, फिलिप्स से है, हम टाई अप करके कोशिश करेंगे कि ये लोगों को मार्केट तक नहीं, दुकान तक नहीं जाना पड़े, घर बैठे हमारी चीज को वो परचेस कर ले। और मैंने इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी दिया विभाग के अपने सभी एमडीज को कि आप सारे उत्पादन में इसमें आप बारकोड, QR कोड भी लगाए, क्योंकि आज की तारीख में लोग वस्तु नहीं खरीदते हैं, स्टोरी खरीदते हैं। तो हम इतना अच्छा चीज जब बना रहे हैं और कोई एक गांव का गरीब व्यक्ति इतनी मेहनत से अपना रेशम तैयार करता है, फिर उस पर धागा बनाता है, फिर वस्त्र बनाता है, तो उसकी सारी स्टोरी आनी चाहिए, उस व्यक्ति का नाम भी आना चाहिए और किस पद्धति से बना है। तो वो निश्चित तौर पर लोग देखेंगे तो खरीदेंगे। क्योंकि मैं बोला अपने एमडीज को, मैंने बताया कि देखिए आज की तारीख में पैसे वालों की कमी नहीं है देश में। एक सलवार सूट आम टेलर के यहाँ जाएंगे तो 1,500 में सिल जाता है, लेकिन वो चाहते नहीं मेरा सलवार सूट को हैंड मेकिंग हो, मशीन से ना सिला जाए, उसमें जड़ी जरदोज का काम हो, और उसके लिए एक सलवार सूट के लिए 5,000 10,000 तक लोग उसमें देते, खर्च करते सिलाने में। तो बोला जब इतना खाओ तो हमारा तो पूरा का पूरा वस्त्र ही हैंड मेकिंग है, कहीं पर मशीन का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए जब ये चीज पद्धति और इसकी पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा और उसको लोग परचेस करेंगे। दिलीप जी, आपके पास सीधी जिले की जिम्मेदारी भी है, प्रभारी मंत्री भी हैं आप,
और वहां पर भी बहुत चुनौतियां आपके सामने होंगी, तो उधर लगातार हम देख रहे हैं कि कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। खासतौर से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का हाल ही में गृह प्रवेश आपने कराया, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा आप कर रहे हैं। सीधी जिले के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं वहां के लोगों को आपसे? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए मोहन यादव जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के जो विरासत से विकास की ओर और सनातन संस्कृति से सरकार का सरोकार के साथ काम करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। पहला कैबिनेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर में किए, रानी अवंतिकाबाई लोधी के नाम पर। हमारा 2024 जो था उन्होंने घोषित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए। पहला कैबिनेट वहां पर हुआ। दूसरा कैबिनेट हमने दमोह जिला के एक छोटा सा गांव सिंग्रामपुर, जो रानी दुर्गावती जी का प्रथम राजधानी थी, वहां पर रानी दुर्गावती जी के 500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर कैबिनेट किया और रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी प्रकार से तीसरा हमने कैबिनेट महेश्वर में, और फिर एक कैबिनेट हमने इंदौर के राजवाड़ा में लोक माता अहिल्या देवी के नाम पर कैबिनेट करके लोक माता अहिल्या देवी जी को श्रद्धांजलि दिया। वह उनकी राजतंत्र के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी किस प्रकार से उन्होंने उस समय में, जो मेरा विभाग है, तो महेश्वर में किस प्रकार से उन्होंने वस्त्र बनाने का उस समय लूम और चरखे लगाकर शुरू करवाई थी उन्होंने, तो उसको शुरुआत करवाया था। आर्थिक प्रबंधन बहुत ही अच्छा था इस प्रकार से, तो उसको भी हम लोगों ने देख करके शुरू किया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बार बार लोग उठाते हैं कि हम लोग प्रशिक्षण तो देते हैं युवाओं को हो, महिलाओं को हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन वो टर्नआउट रोजगार में, स्वरोजगार में कितना हो पाता है, इसकी मॉनिटरिंग क्या हो पा रही है? क्योंकि प्रशिक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से हजारों लोगों को, लेकिन स्वरोजगार में कितना तब्दील हुआ, वो उसको देख करके फिर उस योजना में चेंजेस लाए जाए तो वो बेहतर परिणाम देगी। निश्चित तौर पर आपकी बात से बहुत अच्छी बात आपने बोला, उससे मैं सहमत भी हूं, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखिए, पहला मैंने बताया आपको 2024 जो था, उन्होंने महिला को केंद्रित करके और उस प्रकार से योजना बनाई, लेकिन 2025 उन्होंने युवाओं को ध्यान में रख करके उनको रोजगार प्राप्त हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे संभागों में भी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव मीट करके उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बातचीत करके और उसका एमयू किया, चाहे हमारा शहडोल संभाग हो, सागर संभाग हो, नर्मदापुरम, ऐसे पूरे प्रदेश में। और फिर उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट उन्होंने भोपाल में किया, और जिसमें लाखों करोड़ के एमयू हुए, और उसका परिणाम भी अब आने लगे हैं कि उद्योग भी लगने लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 17 सितंबर को धार जिले में कई हजार हेक्टेयर भूमि में उन्होंने एक पीएम श्री के नाम से उद्योग पार्क का उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन होते ही, हाँ, उसमें पार्क में उद्घाटन होते ही सारा पैक हो गया, उद्योगपतियों ने ले लिया उसको लगाने के लिए। हमारे शहडोल में जब हुआ था तो कल्पना में नहीं था कि छोटी सी संभाग वहां क्या आएगा, लेकिन लगभग 30,000 करोड़ का उस दिन वहां पर एमयू हुआ, और उसका परिणाम यह है कि मेरे विधानसभा में अडानी जी के एक पावर प्लांट का काम प्रारंभ हो गया है, जो बहुत पहले, कभी आज से 15 साल पहले वेलेश्वर नानो ने लिया, तो फिर कोल ब्लॉक नाम होने का वो छोड़ के चले गए, तो अपना सारा शेयर बेच दिया था अडानी जी को। और इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का ही परिणाम था, उनसे पत्राचार हुआ, बातचीत की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो आज वो वहां आकर के अपना लगा रहे हैं पावर प्लांट, काम भी शुरू हो गया, जमीनों का समतलीकरण और बाउंड्री, ये वो सब चीजें शुरू हो गया।
लगभग 3200 मेगावाट का बड़ा प्लांट है वो, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो उद्योग का जो उन्होंने कल्पना किया माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये जो उद्योग अब आ भी रहे हैं, देखिए खाली एमयू नहीं हुए, हमने कॉन्क्लेव किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तो अब उद्योग आ भी रहे, लग भी रहे। तो ये जो ट्रेनिंग हो रहा है युवाओं का, तो निश्चित तौर से इनको रोजगार भी मिलेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित ले लेता हूं, फिर आपसे आपके संगठन से जुड़े अनुभवों पर बात कर लेंगे थोड़ी सी। और वो सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोन के लिए, अनुदान के लिए आप लोग चलाते हैं, क्या वाकई में वो लोन और अनुदान उतनी आसानी से ग्रामीणों को मिल पा रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकनीकी दिक्कतों में उलझ करके, ऐसा तो नहीं उस योजना का दम निकल जाता हो, उन लोगों तक, एंड यूजर तक वो प्रभाव नहीं पहुंच रहा है? इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे वो केंद्र की तरफ से मिलने वाली सब्सिडीज हो, लोन हो या अनुदान हो, ये सब चीजें आम ग्रामीण तक उनकी पहुंच में, उनकी जद में सिस्टम पहुंचा रहा है? मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता दूं, ऐसा एक भी युवा ऐसा नहीं है कि जिसने अप्लाई किया हो और उसको सहजता से लोन ना मिला हो, और उसकी सब्सिडी भी उसे समय से प्राप्त हो रही है। और आपने कहा कि आपके क्षेत्र के बारे में, तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है कि मैं जब विधायक बना, मंत्री के पहले ही, मंत्री तो हम 25 दिसंबर को बनाए गए, उसके पहले हम विधायक बन गए जैसे, और माननीय मुख्यमंत्री जी 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हम धन्यवाद देने गए, तो मुख्यमंत्री जी से जो हमने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, उसके लिए उनका पूरा आशीर्वाद मिला। और जिस रोड को मेरा, जहां मैं रहता हूं बिजुरी में, वहां पर एक कपिल धारा कॉलोनी है कोल माइंस की, उधर का एक रोड था, उस रोड को इंटरनेशनल चैनल आज तक के चैनल में दिखाया गया, और उसमें कि गड्ढे में पानी जब भरा था उसमें, तो लोग उसको कुर्सी लगा के मछली मारते हुए दिखाया गया था, इतना बड़ा व्यंग था। और 10 साल कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो रोड नहीं बन पाए। लेकिन जैसे मैंने विधायक बना, माननीय को बताया, उसमें सभी विभाग से बातचीत हुआ, और 1 महीने के अंदर उन रोड में 3 रोड से तीनों में काम चालू हो गए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी 16 अगस्त को अनूपपुर में आए, जो हमने डिमांड रखा, सारे डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते उनकी घोषणा कर दी, और उसमें परिणाम भी आने लगे। कई रोड में पैसे भी आ गए और टेंडर लग गए, काम भी शुरू हो गए। एक सबसे बड़ी मांग थी कोतमा की, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यालय है, उसका बात था कि एक यहाँ सिविल हॉस्पिटल हो जाए, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल हो जाए। उसकी भी घोषणा हुई, और आपको बता दूं कि उसके लिए पैसा भी आ गया, टेंडर की प्रोसेस में आ गया है। ये हो गया, इस हॉस्पिटल ही बनेगा। इससे लोगों बड़ा प्रसन्नता है लोगों में कि बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ऐसे एक नहीं, अनेकों कार्य वहां पर मेरे कोतवा विधानसभा में एक कन्या शिक्षा परिषद लगभग 35 करोड़ के लागत से मतलब बन रहा है, वो आवासीय विद्यालय होगा। ठीक है जायसवाल जी, चलिए अब कुछ दूसरे सवाल कर लेते हैं, आपसे जुड़े, आपकी जिंदगी से जुड़े सवाल कर लेते हैं। संगठन से बड़ा गहरा जुड़ाव रहा आपका, और इस वक्त संगठन बीजेपी का जबरदस्त है, सबसे मजबूत है, और मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा देश में इस वक्त विधायक किसी पार्टी के हैं, और बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक कभी देश में रहे तो वो आज की डेट में कर लिए हैं आप लोगों ने। तो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रादेशिक स्तर पर हो, संगठन बहुत मजबूत है। बीजेपी के संगठन की शक्ति जो है, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा आप किसे मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। हमारी ताकत जो है हमारा कार्यकर्ता है, और मध्य प्रदेश में तो हम माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को अपना मैं प्रेरणा मानता हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जिस प्रकार से संगठन को कैसे गढ़ना है, कार्यकर्ता को कैसे खड़ा करना है, जो उनसे हमने सीखा है वो अद्भुत है। और ये तो मेरे लिए ईश्वरीय कृपा थी कि मेरा जो क्षेत्र था, देखिए वो क्षेत्र था पहले पूरा का पूरा जो बिंद क्षेत्र हम बोलते हैं, कांग्रेसियों का गढ़ था या तो फिर समाजवादियों का था। जनसंघ का या भाजपा का या संघ का क्षेत्र नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था, तब से ही मुझे
कांग्रेस की जो गतिविधियां रही, मालूम नहीं क्यों मुझे ठीक पसंद नहीं आता था। और मैं बताना चाहूंगा, जब मैं 77 में जब जनता पार्टी बनी थी कांग्रेस की अपोजिशन में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उस वक्त कक्षा 9 या 10 में मैं था। तब मैं अपने यहाँ मूल जो बूथ था मेरे यहाँ बिजुरी का, उसका मैं पोलिंग एजेंट था। और तब से मुझे राजनीतिक समझ थी। और मैं जब जैसे कॉलेज से निकला तो फिर मैं ये हुआ कि भाई अब किस दल में जाना है, ये विचार करके, क्योंकि मेरे घर में समाजवादियों का आना जाना बहुत रहा। मेरे पिताजी जो वहाँ के एक पूर्व विधायक थे अपने यहाँ के, अनूपपुर, कब तो रहे नहीं दुनिया में, तो उनका बड़ा दोस्ती था, उसके कारण वो भी आते रहे। यमुना प्रसाद शास्त्री जी जो बड़े नेता थे रीवा से, वो भी आते रहे। रघु ठाकुर जी सागर के जो समाजवादियों के बड़े नेता थे, वो भी आते थे। लेकिन फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों इन पे मुझे विश्वास नहीं होता था। और मैं खासतौर से जो हमारे संघ के प्रथम सरसंचालक थे केशवराव बलराम हेडगेवार जी, उनकी रौबदार चेहरा और मूछे और उसके नीचे एक स्लोगन कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इससे मैं बड़ा प्रभावित होता था। और फिर मैं पता लगा भाई ये क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद पता चला कि उसी से एक ये है भारतीय जनता पार्टी, उससे बन चुकी थी। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का साहित्य वगैरह मंगाया, पंचजन्य पढ़ा, मानो एकात्म राष्ट्रवाद पढ़ा, और उसके बाद मैंने तय किया कि नहीं, मैं तो भाजपा का ही सदस्यता लूंगा। जबकि भले मेरे घर में इन सबका आना जाना रहा, और मैंने 80-81 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया। मेरे यहाँ कोई भी नेता भी नहीं थे भाजपा के। मैं तो बिजुरी रहता था, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर आगे कोतवा जो था, वहां भाजपा के नेता थे हमारे यहाँ, रामरुद्र जी शराफ जो दुनिया में अब नहीं है, और अवधेश ताम्रकार जी। उनसे संपर्क किया। अवधेश ताम्रकार जी नगर अध्यक्ष थे कोतवा के। उनसे मैंने बोला मुझे भाजपा की सदस्यता चाहिए। उन्होंने सदस्य बनाया, 1 रुपया सदस्यता लगती थी। उनसे मैंने कहा कि क्या सदस्यता बुक भी मिल जाएगी मुझे, मैं सदस्य बनाना चाहता हूँ क्षेत्र में। तो बहुत प्रसन्नता हुई, उन लोगों ने मुझे 4 बुक भी दिया। 25-25 की कॉपी की एक बुक होती थी। बोले इसको लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, इसको काट के इसको वापस भी करना पड़ेगा पैसा सहित। मैंने उसी समाजवादी पार्टी का काम धीरे धीरे करना शुरू किया। और 84 में हम जरूर हारे, 84-85 का इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन जो था सहानुभूति का भी था और कांग्रेस का टेरर और दादागिरी का भी था। मैं इसलिए कह रहा हूं सहानुभूति का, क्योंकि श्रीमती इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो उसके कारण लोगों में एक सहानुभूति भी था। और लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसों ने दादागिरी गुंडागर्दी की थी, पूरे देश से छुपा नहीं है किस प्रकार से नरसंहार हुए थे। तो उसका एक टेरर भी था लोगों में, इस पर डर था कि हम इनके विरोध में कुछ नहीं जा सकते। तो एक तरफा था उनका चुनाव। लेकिन उसी बार मेरे मन में एक संकल्प आया कि नहीं, अगला चुनाव हम भाजपा को जिताएंगे, यहाँ पर विधानसभा जरूर जिताएंगे, ऐसा मेरे मन में संकल्प था। और ईश्वर की कृपा, जब 89 में जब चुनाव आया विधानसभा का, तो कंप्रोमाइज समझौते में चुनाव हुआ जनता दल से और भाजपा का। हमारे शहडोल जिला हुआ करता था, शहडोल जिले में 8 विधानसभा थे। 8 में से 3 विधानसभा, 1 लोकसभा जनता दल को दिया गया और 5 विधानसभा भाजपा का। उसमें से संयोग मान लें कि कोतमा विधानसभा भाजपा के पक्ष में आया। जनता दल के लोग माने नहीं, अपना प्रत्याशी को निर्दलीय लड़ा दिया। सिंबल तो उनको नहीं मिला, लेकिन जो निर्दलीय का भी सिंबल था वो स्वास्तिक था, वो चक्र के अंदर टाइप का ही था, गोले के अंदर स्वास्तिक, वो चक्र टाइप का ही दिखने लगा। लेकिन फिर भी वो संकल्प के आधार पर हमने जिताने में सफलता अर्जित किया कि हमने पार्टी का विधायक जिता करके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। ये बड़ी हमारी सफलता थी। और उसके बाद से लगातार मैं पार्टी का काम करता रहा। ठीक, अंतिम सवाल में लूंगा आप जायसवाल जी आपसे। और 45 साल चूंकि मैं तो कभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैंने 1 मिनट बताना चाहता हूं, मैं कभी कल्पना नहीं किया था मैं इस जगह में बैठूंगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा का पूरा ट्राइबल क्षेत्र था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध में लिखा रहा होगा, और पार्टी ने मुझ पर भरोसा भी करके मुझे टिकट भी दिया, विधायक बनाया, आज मंत्री बनाया है। 45 साल आपने पार्टी की सेवा की है। 45 साल का ये अंतिम मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
45 सालों में ऐसा कौन सा एक काम, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको देखकर लगता है कि यार ये पूरे 45 साल में अगर कोई सबसे अच्छा काम मुझे खुद का लगता है तो मैंने ये किया है, चाहे अपने क्षेत्र में विकास कार्य की हो या संगठन का, कोई एक काम देख के सबसे ज्यादा संतोष पिछले 45 सालों में आपको कौन सा मिलता है? देखिए, संतोष के लिए तो मैं कहूंगा कि देखिए, मेरा शुरू से स्वभाव था कि जन सेवा, और उसके लिए आज मुझे बहुत बहुत संतोष है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा निर्णय बहुत सही था कि आज वास्तविक रूप से इस देश को, प्रदेश को अगर कोई सही दिशा दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है, जिस ऊंचाई पर ले जा रहा। और इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा करता हूं, देखिए हमको क्या मिला कभी मत सोचना, हम पार्टी के कार्यकर्ता, इसके कारण आज हमारी सरकार बनी, और जब हमारी सरकार बनी तो आज देश को क्या मिल रहा है, आम जनता को जितनी भी योजनाएं आज मिल रही है, चाहे मोदी जी दे रहे हो, चाहे मोहन यादव जी दे रहे हो, चाहे उसके पहले शिवराज जी ने दिया हो, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम सबका योगदान है, उसके हकदार हम भी उस पुण्य के, ये मैं मानता हूं। ये हमारा सबसे बड़ा संतोष है। वैसे तो मैं क्षेत्र में संघर्ष बहुत करता रहा पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। जब किसानों की एक समस्या आई थी कोल माइन से संबंधित, मैंने उस लड़ाई को 1.5 साल तक लड़ा और 196 दिन तो कंटिन्यू लड़ा था, और उसमें मैंने 200 लोगों को, 200 परिवार को परमानेंट कोल माइंस में रोजगार दिलवाया। वो मेरी सबसे बड़ी सफलता थी। आज भी उन लोगों से जब मिलता हूं तो कितना मुझको उसको प्यार देते हैं, उनकी इतनी दुआएं मिलती हैं बता नहीं सकता। आज मुझे काम करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि बिजुली क्षेत्र की, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, आज उसमें लगातार बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये भी बहुत मेरे को सब दे रहा। मेरे क्षेत्र का जो मुझसे लोगों की जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, ईश्वर की कृपा से, सरकार के आशीर्वाद से, मोहन जी के, शिवराज जी के, सभी के से बहुत अच्छा काम चल रहा है। उससे लोगों में बहुत संतोष और बहुत प्यार मिलता है। ये मेरे लिए बड़ा संतोष है। चलिए, बहुत सारी योजनाएं आपने, चूंकि अभी इसे अमली जामा पहनाना है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथों में है, और हम जानते हैं कोरोना काल में देश को एक बार फिर एहसास हो गया कि अगर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तो देश अपने आप में आत्मनिर्भर भी रहेगा, सशक्त भी रहेगा, और वो जिम्मेदारी आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके विभाग को आने वाले समय के लिए, तमाम योजनाओं के लिए हम देते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना वक्त दिया आपने। धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया।